कहानी नेहा की जुबानी। मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, एक सिंगर हूँ, पर मेरे कुछ गलत कदम उठाने की वजह से पब्लिक मेरे खिलाफ भड़क उठी थी। मुझे गंदी औरत समझने लगे थे। मेरी रेपुटेशन खतरे में थी। ऐसी हालत में मीडिया को कंट्रोल करने वाला पावरफुल बिलियनियर देव माथुर मेरी मदद का हाथ बढ़ाया था, पर एक शर्त पर की थी। वह मुझसे शादी करना चाहता था और फिर मजबूरन मैं उससे 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में फंस गई और उसके घर आ गई। उसके घर की सबसे अच्छी बात यह थी कि उसका भतीजा आदित्य, जो कि 7 साल का बच्चा था, उसके साथ समय बिताकर मैं बेहद खुश होती थी। इसी वजह से आदित्य की पेंटिंग देखने के लिए मैं पेंट रूम में गई। 2 पेंटिंग पर नजर पड़ी। नौकरानी सुनीता ने बताया वह विक्टर और एमिली है। मैंने पूछा क्या आदित्य के मम्मी पापा है? उसने हाँ में सिर हिलाया। उसके पापा भी एक पेंटर थे। उनकी पेंटिंग भी कमरे में थी। शायद अपने पापा के जैसा बेटे को भी एक गुण मिला था। आदित्य के बारे में सोचकर बहुत बुरा लगता है कि किस तरह से छोटी उम्र में माँ बाप से छोड़कर चले गए। तभी एक पेंटिंग पर मेरी नजर गई। यूरोप की कोई जगह थी। पेंटिंग में लिखा हुआ था हॉलस्टेड ऑस्ट्रिया। क्या यही वह जगह है जहां देव के पेरेंट्स रहते हैं? पर हमारी शादी की खबर के बाद अब भी वह क्यों नहीं आए? क्या वह लोग हमारे खिलाफ गुस्सा नहीं है? और देव की मंगेतर नताशा कहाँ है? क्या नताशा को मुझ पर गुस्सा नहीं है कि मैं उसकी मंगेतर को चुरा लिया? अब तक मुझसे बात करने क्यों नहीं आई? जब मैं बहुत गहरे ख्यालों में डूबी हुई थी तब मुझे समझ आया इस परिवार में काफी सारे ऐसे रहस्य हैं। इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, पर मैं बार बार हॉलस्टेड की पेंटिंग की ओर देख रही थी और मेरे दिल में एक अजीब सी चाहत भर उठी और साथ ही एक दर्द भी उठने लगा। यह कैसे संभव है? मैं तो यहाँ कभी भी नहीं गई हूँ। जहाँ तक मुझे याद है मैं इस शहर में अपने टूर पर भी कभी नहीं गई हूँ, तो फिर यह जगह इतनी जानी पहचानी क्यों है? कुछ दिन बीत गए थे जब देव ने मेरे गले और ऊपरी सीने पर अपने दांतों के निशान छोड़ा था। दाग अब तक नहीं गए थे। मुझे स्वेटर पहनना पड़ता था क्योंकि काफी शर्मनाक है कि कोई उसे देखे, खासकर मासूम बच्चे जैसे कि आदित्य। उसने पूछ लिया यह दाग कैसे हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगी? डिनर का समय हो गया था। मैं डाइनिंग रूम में आई जहां आदित्य और देव बैठा हुआ था। देव के बारे में अच्छी बात यह थी कि जब भी आदित्य साथ रहता था तो अच्छे से पेश आता था। मैं एक कोने में मुड़ी और आदित्य से टकराई। नेहा, आदित्य ने मुस्कुराया, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं अपनी भौं ऊंची की। आदित्य, इतना उत्साहित क्यों लग रहा है? मैं आदित्य की तरफ देखकर मुस्कुराकर कही, क्या कुछ एक्साइटिंग है जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो? उसने अपना सिर हिलाया और उसकी हंसी कान से कान तक पहुंच गई। मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं मुस्कुराने लगी। हम उस जगह तक पहुंच पाते जहां आदित्य मुझे ले जा रहा था। किसी ने हाथों से मेरी आंखें बंद कर दिए। हाथ बड़े थे। तब तक देव मेरे कानों में फुसफुसाया, चलती रहो। आदित्य मेरा हाथ पकड़ ले जा रहा था। यह देव क्या कर रहा है? इसे मारकर जमीन पर गिरा दूंगी। अपने हाथ मेरे आंखों से हटाया। तब तक मैंने देखा कि मेरे सामने क्या इंतजार कर रहा था। खुले बरामदे में सामने गार्डन का व्यू था और टेबल लगी हुई थी जहां 3 चेयर और हमारा खाना इंतजार कर रहे थे। चारों तरफ मेरा मनपसंद फूल डेजी लगा हुआ था। कैसी सरप्राइज है! आज कौन सा दिन है? हैप्पी बर्थडे! आदित्य और देव एक साथ कहा, जिससे मैं लगभग उछल पड़ी। आदित्य मुस्कुरा रहा था। देव के चेहरे पर नखरे की मुस्कान थी। 25वां जन्मदिन मुबारक हो नेहा, देव ने कहा। क्या इसे मेरे जन्मदिन का साल बताने की जरूरत थी? खुद को बूढ़ा महसूस कर रही हूँ, पर मेरा जन्मदिन तो कल है। मैं जानता हूँ तुम्हारा बर्थडे कल है नेहा, देव ने कहा। आदित्य तुम्हें सबसे पहले विश करना चाहता था, पर वह रात 12 बजे के बाद नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके सोने का वक्त हो जाएगा। मैं निर्वाक रह गई। मैं आदित्य की ओर देखी तो वह मुझे कस कर हक किया और उसका चेहरा मेरे पेट में घुसा दिया। मैंने उसे वापस से हक किया, कहा थैंक यू स्वीट हार्ट, और सामने जो केक रखा हुआ था उसमें एक आदमी एक औरत को हक किए थे और सामने एक बच्चा खड़ा था। ऐसा केक जरूर देव ने ही ऑर्डर किया होगा। देव ने कहा आदित्य जाओ नेहा का गिफ्ट लेकर आओ। फिर देव ने मुझसे कहा मुझे माफ करना, तुम्हारे शो के बाद मैं तुमसे जो कहा था कि तुम इतनी कमजोर हो कि लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं, यह गुस्से में मेरे मुंह से निकला था। मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था। मैंने नखरे दिखाते हुए देव से कहा तुम्हें मुझे मनाना अच्छे से आता है। देव बदले में यह सुनकर हंसने लगा। तब तक आदित्य दौड़ कर आया और मुझे एक पेंटिंग दिखाई। ऐसा लग ही नहीं रहा था उसने बनाया हो, कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने बनाया है। इतना खूबसूरत था। उसने मेरी पेंटिंग बनाई थी और उसमें लिखा हुआ था दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत।
अचानक मेरी आंखों में आंसू बनने लगे। मैं झुक गई, अभी भी पेंटिंग देख रही थी। मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं थे कि मैं क्या कहूँ। मुझे लगा मेरा दिल अभी फटने को है। इसके शब्द मेरे दिल में इतनी शांति कैसे पैदा कर सकती है। मुझे लगा आदित्य के शब्द के सामने वह सारे लोग जो मुझसे नफरत भरे शब्द में कमेंट किया था, मेरी सौतेली माँ के कड़वे शब्द सब गायब हो गए थे और मेरी आंखों से एक एक करके आंसू की बूंदें गिरने लगी। ऐसे शब्द मैंने और लोगों से भी सुने थे, पर आदित्य के साथ मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई खास नाता है, और वह मैं उससे पहले मुलाकात के बाद ही समझ गई थी। नेहा, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम फिर से बीमार महसूस कर रही हो? आदित्य काफी चिंता के साथ पूछा। मैंने कहा, नहीं आदित्य, यह खुशी के आंसू है। तुमने जो तोहफा दिया है यह मेरे लिए दुनिया का अब तक का सबसे बेहतरीन तोहफा है। थैंक यू। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें यह पसंद आई, आदित्य ने कहा। मुझे खुशी है कि तुम खुश हो और हमारे साथ हो। उसके बाद देव ने एक बॉक्स मेरे सामने रख दिया। कहा, यह मेरा तोहफा है। जब वह खोला तो एक डायमंड नेकलेस थी जहां डायमंड पर स्नोफ्लेक्स बने हुए थे। वह मेरे करीब आया और नेकलेस को मुझे पहना दिया। मैंने कहा, थैंक यू, पर तुम्हें कैसे पता चला मुझे स्नो पसंद है? मैं अबाक रह गई जब उसके चेहरे पर एक नखरे की मुस्कान आ गई। यह साफ नहीं है क्या तुम बहुत हॉट हो तो जल ना जाओ, इसलिए तुम्हें कुछ ठंडा पसंद होगा? मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी जो मैंने दबाने की कोशिश की। देव से कुछ ऐसे ही उल्टे पुल्टे जवाब की उम्मीद थी और उसके बाद हम सब ने मिलकर डिनर किया। सच में आज का दिन मेरे लिए सरप्राइज से भरा था। उसके बाद हम आदित्य को उसके कमरे में ले जाकर साथ में सुलाया। जब बाहर हॉल में चलने लगे, देव ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अजीब बात यह थी कि मैंने उसे पकड़ने को दिया, वह मुझे कहीं ले जाने लगा। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हैं हम? उसके चेहरे पर एक नखरे की मुस्कान थी। कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी कुछ है। लगभग आधी रात हो चुकी थी। वह मुझे लिविंग रूम में लेकर आया और जब जोर से आवाज आई हैप्पी बर्थडे, मैं चकित रह गई। मेरी पूरी टीम वहाँ थी, ऑस्कर, पीटर, माइक और पॉल। मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, लेकिन मेरे मुंह से निकला, मंदिरा कहाँ है? उन्होंने कहा, हमने उससे बात करने की कोशिश की, पर तुम उसे जानती हो। पॉल ने कहा, हम सब यहाँ हैं और कोई ऐसी चीज़ के बारे में ना सोचो जिससे तुम उदास हो जाओ। पार्टी काफ़ी देर तक चलने के बाद जब खत्म हुई, सब लोग चले गए थे। मैं अपने कमरे में आ गई और अभी मैं अपनी सौतेली माँ मंदिरा के बारे में ही सोच रही थी। वही मेरा परिवार है। अचानक आवाज़ आई, नेहा। इससे पहले कि मैं देव को रोक पाती, वह कमरे के अंदर आ गया। कुछ कहने जा रहा था। मेरे चेहरे को देखकर कहा, क्या बात है? मैंने कहा, कोई बात नहीं है। उसने कहा, तुम ठीक से झूठ नहीं बोल पाती हो, बताओ क्या बात है? मैंने कहा, मैं अपनी सौतेली माँ के बारे में सोच रही थी। देव अबाक रह गया। क्या तुम अभी अपने सौतेली माँ मंदिरा के बारे में सोच रही हो? मैंने कहा, मेरा जन्मदिन है। सब आए पर वह नहीं आई। देव ने कहा कि अगर वो यहाँ आती भी तो मैं अपने घर के अंदर उसे कदम नहीं रखने देता। उसने इतने गुस्से के साथ कहा कि मैं कांप उठी। देव मेरे टूटे हुए आंखों को देखा। कहा, रो। उसका एक शब्द ही काफ़ी था कि मेरा दिल फटने को हुआ। हमेशा से मजबूत रहने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मैं पब्लिक फिगर हूँ। मैं अपने जज्बातों पर हमेशा काबू करती हूँ। मैं सिर्फ एक ही शब्द सुनना चाहती थी। इससे पहले कि मुझे पता चला, मेरे आंखों से आंसू बहने लगे थे। देव ने मुझे कसकर हक कर लिया और मैं रोती गई। मैं कभी दूसरों के सामने यूं नहीं टूटती हूँ। और विडम्बना यह थी कि देव मुझे अभी पकड़ा हुआ था और मैं इस तरह से टूटकर बिखर रही थी। मेरे कंधे कांप रहे थे। मेरे रोने की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। मुझे पता नहीं मैं कितने लंबे समय तक रोती रही। मुझे डर लग रहा था कि देव मुझे ऐसे ही छोड़ देगा, पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि मैं जितनी बार जोर से रो रही थी वह उतनी मजबूती से मुझे पकड़ा हुआ था। उसने देखा कि मेरी ताकत कम हो रही थी तो उसने मुझे उठाकर सोफे तक लेकर आया। वह बैठा हुआ था और मेरा सर उसके गोद में था और मैं सब कुछ जाने दिया। जब मैं सुबह उठी तो रात की बात याद करते करते जाने कितनी बार मेरे गाल गर्म होने लगे थे। क्या देव वह इंसान नहीं है जिसे गला दबाकर मैं मार डालना चाहती थी? तो आज उसके बारे में सोच सोचकर मेरे गाल क्यों गर्म हो रहे थे? मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं उसके सामने रात भर ऐसी टूट गई थी और वह मुझे तब तक थामा था जब तक मैं शांत नहीं हो गई। मैं और आदित्य दोपहर में लुका छुपी खेल रहे थे और खूब मजे कर रहे थे कि तभी एक आवाज़ आई, अरे अरे, देखा तो सामने देव खड़ा था। मैंने पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए?
कहा तुम लोग असली चोर के बिना लुका छुपी कैसे खेल सकते हो, और अगर मैं ऑफिस में रहता तो क्या मुझे मौका मिलता लुका छुपी खेलने का। अपनी प्यारी पत्नी और कहकर वह आदित्य की ओर देखा, हमारे नन्हे आदित्य के साथ। इसने हमारे नन्हे आदित्य कहा, इसका मतलब आदित्य हमारा बेटा नहीं पर कोई ऐसा है जो हमारे दिल को सुकून पहुंचाता है। पर यह बड़ी ही अजीब बात है, चोर बनने की अब बारी आदित्य की थी, लेकिन देव ने कहा वह चोर है। तो मैंने पूछा अब किसकी बारी है। आदित्य ने कहा मेरी बारी है, और वह गिनने लगा। मैं छुपने के लिए जा रही थी तो देखा गेस्ट बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, तो मैं बिना सोचे समझे ही अंदर आ गई। आकर देखा देव वहाँ पहले से ही छुपा था। मैं वहाँ से निकलने ही जा रही थी कि देव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी उंगली मेरे मुंह पर रख दी और इशारा करने लगा कि मैं शांत रहूं। बाथरूम बहुत ही छोटा सा था, एक सिंक था और अंदर टॉयलेट का दरवाजा था। जब उसने मुझे किनारे किया, मैं उसकी सांसों को अपनी त्वचा में महसूस करने लगी। अपनी आंख बंद कर ली और उम्मीद करने लगी कि आदित्य हमें जल्दी से ढूंढ ले। जैसे ही मैंने आंख खोली, देव मेरे बालों को हटाकर मेरे निशान को देखने लगा था। भगवान, ये फिर से हो रहा है। अच्छा, तो तुम बालों से इन दागों को छुपाने की कोशिश कर रही हो, उसने कहा। निशान तो मिट रहे थे, लेकिन दिन में काफी गर्मी होती है, स्वेटर पहनना संभव नहीं, इसलिए मैंने बालों से ढक रखा था। मेरे और करीब आ गया और उसके सांस मेरे गर्दन पर पड़ने लगी, जिससे मेरे अंदर कपकपी पैदा होने लगी। चकित रह गई जब वह मेरे शर्ट के बटन खोलने लगा। यह क्या कर रहा है? क्या मेरे दाग को देखना चाहता है? देव, मैं पूरी तरीके से अवगत थी कि क्या होने जा रहा है, पर मेरा दिमाग इसे रोकने के लिए कोसों दूर था। और इससे पहले कि मुझे एहसास होता, उसने मेरे बटन को ब्रा के नीचे तक खोल दिया था। मेरे दाग को देखने लगा था, पूछा क्या अब भी दर्द है, और फिर अपने होठों को करीब ले आकर उन दाग को चूमने लगा। इससे मेरा दिल लगभग रुक गया। नहीं, मुझे दर्द नहीं होता है, मैंने सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और करो देव। इन सब ख्यालों से मेरे दिमाग में खिचड़ी पकी हुई थी और वह मेरे हर एक दाग में एक के बाद एक किस करता गया। जब वह मेरे ऊपरी सीने को चूमा, मेरे मुंह से सिसकी निकली। देव, वह एक खिलाड़ी की तरह मेरी ओर देखकर कहा, क्या तुम डर रही हो कि आदित्य तुम्हें सिसकी लेते हुए सुन लेगा? चेहरा गर्म हो गया। मैंने कहा, मुझे गलत समझ रहे हो, मैं सिसकी नहीं ले रही। उसने उपहास किया। उसकी आंखें मनोरंजन के साथ चमकने लगी। लेकिन तुमने किया, और तुम उस दिन भी कर रही थी जब मैंने यह दाग बनाए थे। मुझे याद आया, उस दिन उसके ऑफिस के कमरे में मेरी सिसकी गूंज रही थी। मैंने उसे अभी चुनौती दी। अब उसने मेरे ब्रा के स्ट्रैप को नीचे उतार कर एक उभार को उजागर कर दिया। मेरे मुंह से आह निकली जब उसने मेरे कानों को अपने जीभ से चाटा और फिर गर्दन तक उतरा और चूसता हुआ नीचे उतरता गया और मेरे उभार तक आ गया। मेरे उभार में कई सारे चुंबन जड़ने लगा। फिर बिना किसी चेतावनी के वह मुंह लगाकर चूसने लगा। उसके मुंह के अंदर उसके जीभ को महसूस कर सकती थी, जिसे वह इस्तेमाल कर रहा था। अपने होठों को दबा रखा था ताकि मेरे मुंह से कोई आवाज़ ना निकले। उसने मेरे दूसरे उभार को भी उजागर कर दिया और वही काम दोहराने लगा। जब मेरे त्वचा को वह हल्के हल्के काटने लगा, मैं खुद को अब रोक न सकी और उसके नाम के साथ मेरी एक हल्की सी सिसकी मेरे मुंह से निकली। देव वहीं रुक गया और कहा, तुमने फिर से सिसकी ली। मैं ब्लश करने लगी और खुद हार मान लिया। देव तीव्र दृष्टि से मुझे देखने लगा। यह शांति मेरी जान ले रही थी। वह मेरे इतने करीब था और मेरे दिल की धड़कनों को महसूस कर सकता था। उसने कहा, नेहा, जब तुम ब्लश करती हो मैं पूरी तरीके से उत्तेजित हो जाता हूँ। मुझे नहीं पता इस बात पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मेरे और करीब आ गया। अब उसकी आंखें मेरे होठों पर थी। क्या वो मुझे किस करने जा रहा है? एक एक पल हमेशा के लिए महसूस हो रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके होठों को अपने होठों पर महसूस करने लगी। उसने मेरे मुंह के अंदर अपनी जीभ डाल दी और मुंह का स्वाद लेने लगा। मैं और खुद को रोक नहीं पाई। मेरी जीभ भी उसके अंदर घूमने लगे, उसे वापस से चूम रही थी। मेरे ऐसा करते ही उसने मुझे छोड़ा और मेरी आंखों में देखने लगा कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या महसूस कर रही हूँ। उसके एहसास काफ़ी गहरे थे जो मैं समझ नहीं पा रही थी। हमारे होठ फिर से मिले और हमारे जीभ एक दूसरे के मुंह के अंदर घूमने लगे थे। इस बार काफ़ी धीरे से और नर्म था।
मैं उसे पूरे जुनूनी तरीके से चूमना चाहती थी, अपने हाथों को उसके गर्दन के पीछे पकड़ना चाहती थी, पर वह मेरे हाथों को अब भी पकड़े हुए था। दरवाजे पर एक हलचल से हम लोग जल्दी से अलग हुए और मैं जल्दी से कपड़े सही करने लगी, अपने जिस्म को ढकने लगी। आदित्य ने पूछा कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? बड़ी अजीब आवाज आ रही थी। देव ने कहा कुछ नहीं, तुम सुन लोगे इसलिए हम धीरे धीरे बातें कर रहे थे। आदित्य के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। कहा मैं जीत गया। अगले दिन मैं बैठी हुई थी और अभी अभी मेरा मेकअप पूरा हुआ था। एक दूसरा फोटोशूट था। ऑस्कर और पॉल ने मुझे पहले ही इस बारे में बताया था, पर मेरा दिमाग कल जो हुआ था इसी पर था। इस चुंबन ने मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। मैं अभी उसके होठों का स्वाद महसूस कर सकती थी। किसी की आवाज़ से मैं होश में आई। देखा मेरा एक्स बॉयफ्रेंड जयदीप भी फोटोशूट में आया था, जिससे मैं हैरत में पड़ गई। मैं ऑर्गेनाइजर से बात करने लगी। अजीब इत्तेफाक थी कि उसे भी आज फोटोशूट करना था। किसी मैगजीन के लिए दोनों को एक ही दिन में बुलाया गया था। मुझे देव को मैसेज करके बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे किसी और से पता लग गया तो बहुत गुस्सा होगा और पता नहीं क्या कर बैठेगा। इससे पहले मैं इवेंट में जो कुछ हुआ था मैं दोबारा वह दोहराना नहीं चाहती थी। काफ़ी झुंझलाहट के साथ मैंने देव को मैसेज किया, जयदीप यहाँ आया है, वह दूसरे फोटोशूट और इंटरव्यू कर रहा है, सब कुछ ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने सोचा इतना मैसेज काफ़ी होगा ना, पर फिर मैं टाइप किया, तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना। घड़ी देखी तो शाम हो गए थे। शायद देव अभी काम कर रहा होगा, लेकिन अबाक रह गई जब उसका जवाब आया, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। जब मैं फोटोशूट कर रही थी जयदीप तीव्र दृष्टि से मुझे घूर रहा था, लेकिन फिर ऑर्गेनाइजर ने उसे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। कमरे में बैठकर देव के आने का इंतजार कर रही थी। जब दरवाजा खुला मैं चौंक उठी जब जयदीप था। मैं अभी जयदीप से बात करने को तैयार नहीं थी। जयदीप दरवाजा बंद करके मेरे पास आ गया। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैं तुमसे बात नहीं कर सकता? जयदीप ने पूछा। पिछले शो में हम ठीक से बात नहीं कर पाए थे, पर तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे हम अपरिचित हैं। मेरे शब्द कहीं खो गए, पर मैं ऐसा ही कर रही थी कि हम दोनों अपरिचित हैं। यह उस इंसान के लिए ना, यह देव के लिए ना। उसकी आवाज़ में गुस्सा था। ऐसा लगता है वह काफ़ी ओवर पॉजिटिव हस्बैंड है। आखिरकार मैंने कहा, हाँ वह है। उसने पूछा, तो क्या हम दोस्त भी नहीं रह सकते? मैंने कहा, तुम इसके केयर क्यों करते हो? तुमने मेरे साथ चीट किया था, भूल गए क्या? मैं इस बात को उठाना नहीं चाहती थी, पर उसने मुझे मजबूर किया। उसका जबड़ा टाइट हो गया। कहा, वैसे मत कहो। यह कहना क्या चाहता है? मैंने कहा, हमें एक दूसरे को प्रोफेशनल तरीके से मिलना चाहिए। उसने कहा, भाड़ में जाए सब कुछ, तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? मैंने पूछा, तुम मुझसे चाहते क्या हो? यह आदमी मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता? तुम जानना चाहती हो नेहा कि मैं अभी क्या चाहता हूँ? उसने कहा, इस वक्त मैं तुम्हें दोबारा से किस करना चाहता हूँ, तुम्हें अभी इसी वक्त अपना बनाना चाहता हूँ। इतना कहते हुए उसने मेरे गालों को कसकर पकड़ लिया, अपने होठों को मेरे होठों से चिपका कर मुझे चूमने लगा। मैं उसे धक्का देना चाहती थी, पर वह बहुत ताकतवर था और मुझे अपने बस में कर लिया था। उसने अपने जीभ मेरे मुंह के अंदर डाल दिया ताकि वह जुनूनी बन सके और मेरा पैर कमज़ोर हो सके, मैं दोबारा से उसके प्यार में गिर जाऊं। अभी मैं वह महसूस नहीं कर पा रही थी। मैं अपने हस्बैंड के साथ वह किस महसूस कर रही थी जो कल ही हमने किया था। अभी एक दूसरा आदमी मुझे चूम रहा था। मुझे यह बेहद गलत लग रहा था। जयदीप पागल है, उसे पता है मैं किसी और की पत्नी हूँ और उसे झूठे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी नहीं पता है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्या यह एक ऐसा इंसान है जो किसी की शादी खराब करने के लिए पहले एक बार भी नहीं सोचेगा? तभी दरवाजा खुला और एक आवाज़ आई, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बिल्कुल कांपने लगी जब देव हमारी ओर आने लगा। उसने जयदीप का कॉलर पकड़ लिया और उसे एक घूंसा मारा। उसके होंठ फट गए और खून आने लगा। उसके मैनेजर को यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। हैरत की बात यह हुई, जयदीप उसका उपहास करने लगा और उसे घूरने लगा। देव फिर से उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला था कि मैं दौड़ कर आई और देव का हाथ पकड़ लिया। कहा, इसे जाने दो प्लीज। देव ने जब मेरी ओर देखा तो मेरे अंदर तक कांप उठी। मेरा हाथ पकड़कर घसीटता हुआ वहां से बाहर निकलने लगा। मैं आसपास के लोगों को देखकर थोड़ी मुस्कान देने लगी। अभी जो हुआ मैगजीन को लोगों को शक न हो जाए। जैसे ही हम घर आए वह लंबे कदम चलकर अपने कमरे में आने लगा। मैं उसके पीछे पीछे आई। मैंने कहा, तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वह मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। मैं वहाँ जितना भी देखा उतना ही काफी था। वह चिल्लाया,
क्या तुम सीरियस हो? मेरी बातों का तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने उससे कहा। मुझे उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मुझ पर यकीन नहीं कर रहा हो। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने कहा, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हें धोखा देना ही होता तो तुम्हें मैसेज करके मैं क्यों बुलाती? मेरा उपहास करने लगा। कहा, तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे पता लग जाता है। पिछली बार पता लग गया था, मैं वहाँ आ धमका था। इस बार कुछ ऐसा ना हो इसलिए तुमने मैसेज किया था, पर शायद तुम मेरे आने का समय का अंदाजा नहीं लगा पाई, या उसके किस्में कुछ ज्यादा ही खो गई थी कि वक्त का ध्यान नहीं रहा। मैंने कहा, मैं यह नहीं चाहती थी। उसने कहा, मुझे पता है तुम्हारे लिए यह शादी एक कागज का टुकड़ा है, तुम बहुत बेवकूफ हो। फिर उसने मुझे मौत की वाणी सुनाई। तुम अच्छी सिंगर हो सकती हो पर अच्छी एक्ट्रेस नहीं हो। मैं चीखी, देव, मैं तुम्हारे साथ चीट नहीं किया। उसने गुस्से से कहा, झूठी कहीं की। मेरा दम घुटने लगा। जब मेरे गले में गांठ बनने लगी, मेरे दिल के टुकड़े हो गए। जब मैं देव को कमरे से बाहर जाता हुआ देखा, जो गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भींच रखा था, मैं अपने कमरे में बैठी बैठी रोने लगी। क्यों उसके विचार मेरे लिए इतने मायने रखते हैं? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वह मुझ पर विश्वास करता है, दुनिया का कुछ भी मायने नहीं रखता? जब ठंडी आंखों से मुझे देख रहा था, क्यों मेरे दिल के टुकड़े हो रहे थे? मेरे पास इन सवालों का जवाब नहीं थे। पिछली बार जब मैं टूटी थी, मैं उसकी बाहों में थी और सुरक्षित महसूस कर रही थी, पर आज ऐसा नहीं है। कहानी देव की जुबानी। मैं बाग के सामने खड़ा था। मैं अपने बेडरूम में नहीं जा सकता था। ऐसा लग रहा था मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। बाहर अंधेरा था, पर हल्की जितनी भी रोशनी आ रही थी उसमें डेजी के फूल नजर आ रहे थे। यह उसकी पसंदीदा फूल है जिसे मैं काफी समय लेकर लगाया था, बस इसलिए कि फूलों को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। कितने समय तक मैं उसका इंतजार करता रहा कि वह मेरे पास वापस आ जाए, और वह आखिरकार आ गई। नेहा, मेरी पत्नी, जिसे मैं बेहद प्यार करता हूँ। मेरा गला बुरी तरीके से दुख रहा था और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अपने घुटनों के बल नीचे गिर गया, आंखें बंद की और रोने लगा। मेरे कंधे कांप रहे थे। मैंने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक रखा था। यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वह किसी और आदमी के साथ है। मेरे लिए यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं उसकी तरह नहीं हूँ जो सब कुछ भूल चुकी है, जबकि मुझे सब कुछ याद है। मुझे हमारे बारे में सब याद है, एक एक लम्हा याद है, और सालों से मैं सब देख रहा हूँ। मैंने देखा कि वह मुझे भूल गई और उस आदमी के पास चली गई। मैंने यह भी देखा कि वह हमारा वादा भूल गई। मैंने अपने सीने को कसकर पकड़ लिया जब मेरे और आंसू बह रहे थे। अगर मैं 7 साल पहले उसे नहीं मिला होता तो शायद मुझे आज इतना दर्द नहीं सहना होता। पर फिर मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं उससे नहीं मिला होता तो आज मैं कैसा होता। मैं आज इस जगह पर कभी नहीं खड़ा होता। यह सब 7 साल पहले शुरू हुआ था, हॉलस्टेड, ऑस्ट्रेलिया से। ठंड की छुट्टियों में जब मैं 21 साल का था और वह 18 साल की थी। दोस्तों, 7 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? देव क्या बात कर रहा था? क्या थी उनकी अधूरी कहानी? जानने के लिए कहानी में मेरे साथ बने रहें। इस कहानी के पिछले एपिसोड्स में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।